दोस्तों, एक लड़का होता है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई होती है। और जब जेलर साहब उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, जो भी तुम कहोगे हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि हम फांसी से पहले सबकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। तो तुमने कितना बड़ा गुनाह क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा हम पूरी करेंगे। इसीलिए तुम बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो दोस्तों, वो लड़का कहता है कि जेलर साहब, अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं तो आप मेरी पत्नी को मेरे पास बुला दीजिए। मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर जेलर साहब सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है तब से ये पहला केस है जिसने ये मांग की है कि मैं अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। तो वो सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा और कहते हैं कि चलो, तुमने ये मांग ही लिया है कि तुम अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहते हो, तो हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और तो इसीलिए जेलर साहब उस लड़के की पत्नी को बुलावा भेजते हैं कि तुम्हारे पति को फांसी लगने वाली है और आखिरी इच्छा के तौर पर वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता है, इसीलिए तुम आ जाओ। इधर पत्नी जब ये बात सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि इतने दिनों से पत्नी को अपने पति से यानी कि उस लड़के से मिलने नहीं दिया गया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोरमा और आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा छू लेने वाली है, तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, कहानी हमारी पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर दो दोस्त अमन और नीरज एक साथ रहते थे। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। बचपन से ही ये दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने लिखने जाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए, लेकिन इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही बरकरार थी। इन दोनों की दोस्ती के किस्से पूरे गांव में चर्चा में होते थे कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे और कभी इनके बीच कोई मनमुटाव नहीं हुआ। मतलब कि इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी ना कि कोई बीच में तोड़ने की कोशिश भी करे तो नहीं तोड़ पाता था। उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता जाता है, दोनों की शादी भी हो जाती है। अब शादी हो जाने के बाद दोनों के घर से ये प्रेशर आने लगता है कि तुम जब कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से, खिलाओगे कहाँ से अपनी पत्नी को। इसीलिए दोनों सोचते हैं कि हम कमाने के लिए कहाँ जाएं। तभी उन्हें कोई क्लू मिलता है और वो दोनों हैदराबाद चले जाते हैं कमाने के लिए। अब यहीं पर तो सारी स्टोरी शुरू होती है। दोस्तों, दोनों अच्छा खासा नौकरी कर रहे होते हैं, एक ही रूम में दोनों रहते हैं, पत्नियां दोनों की घर पे होती हैं और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं। अब जो अमन होता है उसको एक लड़की मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ही ज़्यादा स्वभाव में अच्छी होती है। धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब जो नीरज है उसे भी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगती है। वो अमन से कहता है कि अमन, तुम मुझसे इस लड़की की दोस्ती करवा दो, मैं भी इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन जो अमन है वो नीरज से मना कर देता है कि देख, वो मेरी दोस्त है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुझसे उसकी दोस्ती नहीं करवा पाऊँगा, ये अच्छा नहीं है। अब नीरज को इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। इधर अमन जब भी ड्यूटी जाता है तो वो लड़की जब लंच लेकर आती है तो अमन उसके साथ लंच करता है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, काम भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से जब बात करते हैं तो नीरज को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है और अंदर ही अंदर अब उसके मन में काफ़ी ज़्यादा कलह पैदा हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि किसी भी तरह से मैं इस लड़की से दोस्ती तो करके ही रहूँगा, इस लड़की को पटा कर ही रहूँगा। लेकिन वो जो लड़की है वो नीरज से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो नीरज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिससे नीरज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो नीरज को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है और नीरज को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जिससे नीरज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं इधर अमन और वो लड़की, इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। अमन जो है वो शादीशुदा होता है, लेकिन फिर भी उसे ये लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से अब काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि अमन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब
ख़राब हो जाती है और वो 2-3 दिनों तक ड्यूटी नहीं जा पाता है। इधर जब नीरज ड्यूटी जाता है तो वो लड़की नीरज से पूछती है कि अमन अभी तक कि अमन क्यों नहीं आ रहा है? तो वो बोलता है कि अब वो गाँव चला गया, वो कभी भी नहीं आएगा। तो वो लड़की सोचती है कि अमन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ऐसा वो कैसे कर सकता है? तभी वो मन में सोचती है कि क्यों ना मैं इसके घर पर जाकर देखूँ, ये तो वैसे ही मुझसे जलता है, कहीं अमन घर पे तो नहीं या उसकी तबीयत खराब तो नहीं? इसीलिए वो घर पे चली जाती है। जब वो घर पे जाती है तो देखती है कि यहाँ पर अमन तो नहीं है, तो वो सोचती है कि शायद सच में अमन गाँव चला गया है और इतने में वहाँ पर नीरज आ जाता है। नीरज जब उस लड़की को वहाँ पर देखता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करता है और कहता है कि आओ बैठो, पानी वगैरह पी लो और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि अमन जो है वो गाँव गया है, वो गाँव नहीं गया है। उसकी दरअसल थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो ड्यूटी नहीं जा रहा था, लेकिन अब वो ठीक है और वो टहलने के लिए गया हुआ है, वो कुछ देर में ही आ जाएगा और तुम यहीं पर बैठकर उसका इंतजार करो। अब उस लड़की के मन में थोड़ी खुशी होती है दोस्तों कि अमन गाँव नहीं गया है, अमन थोड़ी देर में आ जाएगा, उसकी मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए वो बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर जो नीरज है उसके मन में अब गंदे विचार आ जाते हैं। वो उस लड़की को घर में बंद कर देता है, उसके साथ गलत हरकतें करता है, यहाँ तक कि जब वो लड़की चीख पुकार करती है तो उसको वो मार डालता है और उसकी हत्या करने के बाद वहीं पर बेड पर लिटा देता है और सारे सबूत जो है वो अमन के खिलाफ कर देता है। ऐसा लगता है कि मतलब कि ये जो मर्डर है ये अमन ने किया है, ये नीरज ने नहीं किया है। ऐसा वहाँ पर जो भी कुछ करता है वो दिखावा करवा देता है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। दूर नहीं भागता है, लेकिन वो मार्केट चला जाता है। अब जब अमन आता है कुछ देर के बाद तो वो देखता है कि अरे ये क्या है, ये तो वही लड़की है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो उसके पास जाकर देखता है कि ये लेटी क्यों है, तो देखता है कि इसके तो प्राण ही निकल चुके हैं और इसे क्या हो गया है। वहीं जो नीरज है वो भागकर चला जाता है बाहर और वो फ़ोन करता है पुलिस को, फ़ोन कर देता है कि यहाँ पर इस जगह पर ऐसी घटना हो गई है, एक लड़का है जिसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है, आप आ जाइए। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस को देखकर अमन घबरा जाता है और अमन सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो मुझे क्या होगा, और वो अब पुलिस का साथ देने लगता है। जब अमन से पूछताछ की जाती है उसके बाद से सारे सबूत जो है वो अमन के खिलाफ ही होते हैं। अमन कितनी भी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती है और उसे लेकर चली जाती है। अब जो अमन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए गया था और ये यहाँ पर क्या करने आई थी, किसने इसे बुलाया था और जो भी इसके साथ हुआ वो कैसे हुआ। और उसे पता नहीं था दोस्तों कि इसके साथ रेप भी हुआ है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि अमन को कि इसके साथ गलत काम हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि आखिर जब मैंने ऐसा किया ही नहीं है तो मेरा कौन सा दुश्मन था या इसका कौन सा दुश्मन था जो ऐसे कर सकता है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है। तभी उसके पास नीरज आता है मिलने के लिए जेल में। अब जो नीरज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेश आता है उसके सामने और कहता है कि देखो दोस्त, ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतना हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, ये तुमने क्या कर दिया। अमन कहता है कि देखो दोस्त, मैंने कुछ भी नहीं किया है और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने की कोशिश करो। लेकिन नीरज कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, इसीलिए अब मैं गाँव जा रहा हूँ और वहीं पर रहूंगा। अमन कहता है कि नहीं दोस्त, तुम हमेशा मेरा साथ देने का तुमने वादा किया था, हम हमेशा साथ रहे थे। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती का मिसाल तो मैंने आपको बताया ही था कि गांव में काफ़ी चर्चे होते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो मुसीबत की घड़ी में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है और जो काम ना आए वो सच्चा दोस्त बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए अब जो अमन है वो समझ जाता है कि ये मेरा सच्चा दोस्त नहीं था, मैं इस पर हमेशा खर्चे करता रहता था, इसके साथ रहता था, इसका सपोर्ट करता था, इसीलिए मेरे साथ रहता था। अब जो नीरज है यहाँ से चला जाता है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और सारे सबूत तो अमन के खिलाफ होते ही हैं। अब अमन को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इधर जो अमन की पत्नी है उसे कुछ भी पता नहीं होता है। जब नीरज गाँव जाता है तो अमन की पत्नी उससे पूछती है कि मेरे पति नहीं आए, मेरे पति आखिर क्यों नहीं आए, तुम बताओ। तो
नीरज उससे बहाने बना देता है कि वो अभी कमा रहा है, वो पता नहीं कब आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। अब जो अमन की पत्नी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है। वहीं इधर जो अमन है, अमन को अब जज साहब जो है वो फांसी की सज़ा सुना देते हैं। फांसी की सज़ा जब सुना देते हैं तो अमन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी वो सोचता है कि जब मैं उस दिन घूमने के लिए गया था तो वो लड़की वहाँ पर आई थी और ड्यूटी की छुट्टी भी हो गई थी, यानी कि नीरज भी घर आया होगा। तो कहीं नीरज ने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि नीरज उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। और जब मैंने उसकी दोस्ती, नीरज की दोस्ती उस लड़की से करवाने के लिए मना कर दिया था तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गया था और मुझसे वो घृणा करने लगा था। इसीलिए वो ये बात सोचता है, क्योंकि जब मैंने नीरज से उस लड़की की दोस्ती करवाने के लिए मना कर दिया था तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो गया था और उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा वो पसंद भी करता था। तो कहीं उसने ही तो नहीं किया। और दिमाग लगाते लगाते उसे यही समझ में आता है कि इसने ही किया है, क्योंकि अगर इसने ऐसा नहीं किया होता ना तो यहाँ से भागने की वो फिराक में नहीं रहता और मुझे यहाँ से छोड़कर नहीं जाता। कहीं वो इसीलिए तो नहीं भागा कि मुझे छुड़ाते छुड़ाते वो खुद ही ना फंस जाए, इसीलिए। और वो अब सोच लेता है कि चलो जो भी हो, अब मैं यहाँ से तो बाहर निकल नहीं सकता। अब मुझे फांसी की सज़ा होनी है तो हो जाए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है और पुलिस मेरी बात मानेगी नहीं, क्योंकि सारे सबूत तो मेरे खिलाफ हैं। अब यहाँ पर जब फांसी के एक दिन पहले जेलर साहब जो हैं वो अमन से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। हम सब लोगों की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी भी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे, जो तुम कहोगे वो ही हम करेंगे। चलो बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब अमन सोचता है कि इतने दिन हो गए मैं अपनी पत्नी से नहीं मिला, पता नहीं मेरी पत्नी को पता भी है कि नहीं है कि मैं यहाँ पर जेल में हूँ। मैं यहाँ तो कमाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मेरे ऊपर क्या बीत रही है मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता। मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा और उससे सारी बातें कहूंगा, क्योंकि अगर मैं मर गया तो वो ये तो नहीं समझेगी कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था। इसीलिए अमन जो है वो जेलर साहब से कहता है कि जेलर साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ अपनी फांसी होने से पहले, यही मेरी आखिरी इच्छा है। अब ये बात सुनकर जेलर साहब सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में और लाइफ में जब से मैंने नौकरी पाई है तब से ये पहला केस है जो फांसी लगने वाला आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी पत्नी के साथ रात बिताना चाहता है। चलो कोई नहीं, जब ये अपनी पत्नी के साथ रात बिताना चाहता है तो हम इसकी पत्नी को ही बुला देते हैं। अब जो जेलर साहब है वो अमन की पत्नी को बुलावा भेजते हैं। अमन की पत्नी जब इस बात को सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके दिलो दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है कि ये तो कमाने के लिए गए हुए थे। मैंने नीरज से भी पूछा तो उसने भी कहा कि कमा रहे हैं, लेकिन ये कैसा खबर है। और वो भागी भागी आ जाती है वहाँ पर जो एड्रेस दिया गया होता है। उसके बाद से वो जैसे ही अमन को जेल में देखती है उसकी आंखों से आंसू भर जाते हैं और वो उसे जाकर गले से लिपट जाती है। पूछती है कि ये सब तुमने क्या कर दिया। मैं तो सोच रही थी कि तुम कमाने के लिए गए हो, पैसे कमा रहे होगे, लेकिन तुम यहाँ पर जेल में कैसे, क्या। तो अमन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद से उस जो कमरा होता है जेल वाला उसे खाली करवा दिया जाता है और जो लोग उसके साथ अमन के साथ थे वो कोई भी नहीं रहते। द्वार पर बस पहरेदार दो लगे होते हैं और जो जेलर साहब है वो यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर लगवा देते हैं कि अमन जो भी अपनी पत्नी से बातें करेगा वो हम सुनेंगे। क्या पता अमन को कुछ ऐसी बातें पता हो या अमन कुछ ऐसा कहे कि अपना गुनाह कबूल कर ले तो वो हम सुन लेंगे। तो लगा देता है, लेकिन इस बात के बारे में, वॉइस रिकॉर्डर के बारे में अमन को कुछ पता नहीं होता है। अब रात हो जाती है, अमन और अमन की पत्नी दोनों साथ होते हैं। अब अमन की पत्नी पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम कमाने के लिए आए थे लेकिन ये जेल में क्या कर रहे हो, कैसे आए। तो कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी, मैं उससे प्यार करने लगा था। अब अमन की पत्नी इस बात को सुनकर कहती है कि तुम्हारी पत्नी रहते हुए तुम्हें प्यार हो गया था। तो अमन कहता है कि यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसी बात की आज मुझे सज़ा मिल रही है। और वो आगे बताता है कि मैं उस लड़की से प्यार करने लगा था कुछ, और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की मेरे कमरे पर आई थी और उसकी वहाँ पर मौत हो गई थी और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था और उसी घटना में मैं आज यहाँ पर जेल में हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुमने वो हत्या की थी।
तो अमन कहता है दोस्तों कि नहीं, मैंने ये हत्या नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की यहाँ पर आने वाली है। मैं तो टहलने के लिए गया हुआ था। वो कब आई, कब उसके साथ ऐसा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सब कुछ सोचने समझने के बाद एक बात तो मेरे दिमाग में आ गई है कि ये सब कुछ जब मैंने नहीं किया तो ये सब कुछ नीरज ने किया है। क्योंकि नीरज ही वहाँ पर आया था मेरे जाने के बाद। उसकी भी छुट्टी हो गई थी, उस लड़की की भी छुट्टी हो गई थी ड्यूटी से। जब दोनों आए तो वो लड़की मेरे घर आई और नीरज भी आया होगा, और नीरज ने ही ये सब किया है। और सारे जो सबूत है वो मेरे खिलाफ कर दिया है। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि ये सब उसने ही किया है। मैं उससे बहुत ज़्यादा मानता था अपने दोस्त को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ उसने ही किया है। और अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। सारे सबूत तो मेरे खिलाफ हैं, और तुम जानती हो ना कि कानून अंधा होता है। कानून तो केवल सबूतों के बिना पर चलता है। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है और कल तो मेरी फांसी हो जाएगी। तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और अब और वो अपनी पत्नी को दिलासा देता है कि देखो, मेरे जाने के बाद तुम हमारे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। मैंने अपनी गलती की सज़ा तो पा ली है, और मेरे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैंने इतनी बड़ी गलती की, इसीलिए मुझे ये सज़ा मिली है। ना मैं उस लड़की से दोस्ती करता और ना मुझे ये सज़ा मिलती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, अपने दोस्त पर विश्वास किया, इसीलिए आज मुझे ये सज़ा मिली है। अब ये बात सुनकर उसकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो अमन कहता है कि तुम्हें जीना ही होगा हमारे बच्चों के लिए। वहीं अब धीरे धीरे बातों का सिलसिला चलता है। इधर जेलर साहब और जो द्वार पर खड़े लोग होते हैं ये भी सुन रहे होते हैं। इनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं कि मरते समय तो कोई भी, मरने से पहले कोई भी झूठ नहीं बोलता है। इसने अपनी पत्नी से जो भी कहा वो सच ही कहा है। और इसी तरह से बातों का सिलसिला चलता है। सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। वहीं जो अमन की पत्नी होती है उसे घर जाने के लिए कहा जाता है। अमन की पत्नी है, वो उसका जाने का दिल नहीं कर रहा होता है अमन को छोड़कर, लेकिन फिर भी वो अमन को छोड़कर किसी भी तरह से जाती है। वो अमन को आके फिर से गले लगा लेती है, कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर जो जेलर साहब होते हैं सारी बात तो सुन लिया होता है उन्होंने। अब जो वॉइस रिकॉर्डर है वो आगे भेजते हैं, और जब बहुत ही सारे लोगों को सुनाया जाता है, वायरल हो जाती है ये बात। उसके बाद से अब कहा जाता है, आदेश मिलता है जेलर साहब को और पुलिस को भी कि इस बारे में फिर से छानबीन की जाए। छानबीन में सच में ये पता चलता है कि ये जो कांड है ये नीरज ने किया था, अमन ने नहीं किया था। इसीलिए अब अमन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और नीरज को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इधर जब अमन की पत्नी को ये पता चलता है, खबर दी जाती है कि तुम्हारे पति को फांसी की सज़ा नहीं होगी, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो भगवान को धन्यवाद बोलती है कि जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं, इसीलिए मेरे पति की आज जान बच गई। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। जब हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भी भगवान भला ज़रूर करेगा, और यही होता है अमन के साथ। दोस्तों अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए।